नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जब अब्बास वहाँ पर उस कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब तक रानी साहिबा भी से फंक्शन में अभी तक यहाँ पर नहीं आई थी इस फाउंडेशन डे पर। इसलिए अब्बास अब अपनी पूरी ही टीम को एक मैसेज भेजता है और मैसेज भेजने के बाद अब वो उसे अपने पूरे ग्रुप के पास भेज देता है और अब तक अब्बास के भेजे हुए मैसेज को उसकी पूरी ही टीम के लोग अब तक देख लेते हैं और अब वो भी धीरे धीरे उसके मैसेज को देखने के बाद अब वो सभी अपनी अपनी जगह से निकलकर अभी वो अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं जहां पर अब्बास ने उन्हें आने के लिए बोला था। ये लोग यहाँ पर आर्यामूर्ति के नाम वाले अपार्टमेंट में आते हैं। कुछ ही देर के बाद सभी एक एक करके आर्यामूर्ति के फ्लैट में आ जाते हैं और यहाँ पर निखिल ने अभी सेकंड फ्लोर के कैमरास को पूरी तरह से उसका होल्ड अपने हाथ में ले लिया था, ताकि किसी को भी इस बात का भी अंदाजा ना हो कि यहाँ पर कॉलेज में काम कर रहे ये लोग यहाँ पर आर्यामूर्ति के फ्लैट के सामने क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सभी को आता हुआ देखकर पहले ही उसका एक्सेस ले लिया था और उसने अब उस वक्त की सारी ही रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर दिया था, ताकि इन फ्यूचर में किसी को भी अगर उनके ऊपर शक हो तो वो उसको ना देख पाए। अनिका भी अब तक वहां पर उस फ्लैट में पहुंच जाती है। अनिका अब सभी को वहां पर देखती है तो वो कहती है क्या हुआ है। तभी अब वो इंस्पेक्टर अब्बास की तरफ देखती है और अब वो इंस्पेक्टर अब्बास की तरफ देखते हुए कहती है कि आपने हमें सडनली यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या कुछ हुआ है क्या? क्योंकि जरूर कुछ हुआ ही होगा, नहीं तो ऐसे अर्जेंट टाइम पे आप हम सबको यहाँ नहीं बुलाते। अनिका की ये बात सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास ने कहना शुरू किया कि अनिका, ये लोग जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं, या फिर मुझे संदेह है कि कहीं ये कुछ बड़ा कर तो नहीं चुके, कहीं ये कर तो इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि अब तक रानी साहिबा यहाँ नहीं आई हैं। मुझे संदेह है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, जिसकी वजह से ही रानी साहिबा यहाँ अभी तक नहीं पहुंची है। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब अनिका भी इस बात से हैरान होती है कि रानी साहिबा को तो अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अब वो उन सबको पैनिक ना करे, इसलिए वो अब कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप मुझे खुलकर बताइए। अनिका पहले इस बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना चाहती थी कि क्या इंस्पेक्टर अब्बास इस बारे में कुछ और भी जानते हैं क्या। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब भूमिका कहती है हमें हर सब तरह से तैयार रहना होगा। हम अब किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। अनिका, हमें नहीं पता है कि वो सब कब अटैक करने वाले हैं, हमें अपने दुश्मन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनकी क्या प्लानिंग है और वो उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, या अब्बास के अकॉर्डिंग शायद वो कर भी चुके हों। इसलिए हो सकता है कि वो सभी फंक्शन शुरू होने से पहले ही अपना पहला अटैक कर दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो अभी दुश्मन के बारे में किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब भूमिका की इस बात को सुनते ही अब अनिका ने कहा कि आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका अब उस बॉक्स को ढूंढने लगती है जिसे उसने जॉन को दिया था, और उसने जॉन को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो इस बॉक्स को अनिका मूर्ति के फ्लैट में जाकर रखवा दें, ताकि जब अनिका को उसकी जरूरत पड़े तो वो उसे इस्तेमाल कर सके। इसलिए अनिका अब अपने फ्लैट में उस बॉक्स को देखने लगती है कि आखिर जॉन ने उसे कहाँ रखा है। यार, अनिका की नज़र अब वहां पर जब वो उसे ढूंढ रही थी तब उसे सामने टेबल पर ही अब वो बॉक्स दिखाई दे जाता है और अब वो देखती है कि वो बॉक्स तो यहीं पर ही रखा हुआ है। उस बॉक्स पर नजर जाते ही अब अनिका जब जल्दी से उस बॉक्स के पास जाती है और फिर अब वो उस बॉक्स को अपने हाथों में लेकर अब वो अपनी पूरी ही टीम के पास आ जाती है। अनिका के हाथ में उस बॉक्स को देखकर वहाँ पर उसकी पूरी ही टीम के लोग बड़े ही हैरान थे कि आखिर अब इस बॉक्स में क्या है, आखिर अनिका हमें क्या दिखाना चाहती है। वो बस हैरानी से उस बॉक्स की तरफ ही देखते हैं। अनिका ने जब उन सब के चेहरों की तरफ देखा तो वो समझ गई थी कि वो उन सब के अंदर भी अब ये जिज्ञासा है कि आखिर इस बॉक्स में क्या होगा। इसलिए अब अनिका जल्दी से उस बॉक्स को खोलती है और अब वो उसमें से एक सूट निकाल कर उसे सभी को ही दिखाते हुए अब कहती है ये एक रोबोट सूट है।
इस रोबोट सूट के द्वारा हम अगर दुश्मन हमारे ऊपर कोई भी केमिकल का अटैक करेंगे या अगर वहां पर पहले से ही कोई केमिकल अटैक की आशंका होगी तो ये सूट हमें उसके लिए बचा सकता है। हम सबको अभी इसे पहन लेना चाहिए आप सभी के लिए। इस बॉक्स में एक एक रोबोट सूट है। हमें जब हम इसको पहनते हैं तो हमें इसको पहनते हुए ध्यान रखना चाहिए जब अगर हमें लगे कि यहाँ पर शायद कोई केमिकल का अटैक होने वाला है या अगर हो चुका हो तो हमें जल्दी से इस जंप सूट ये हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा। उसके लिए हमें इसके अंदर इस बटन को प्रेस कर देना होगा। अनिका अब अपने हाथ में लिए हुए उस जंप सूट के ट्रायल को उन सभी को दिखाती है, साथ के साथ वो उन्हें उस बटन को भी प्रेस करने के लिए दिखाती है कि जब इमरजेंसी होगी तो हमें इस बटन को प्रेस करना होगा जिससे कि हमें इस जंप सूट से ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि ये जंप सूट हमें बस 45 मिनट तक ही उस केमिकल के अटैक से बचा सकता है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड सिर्फ 45 मिनट का ही है। 45 मिनट तक ही ये सूट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। लेकिन हाँ, अगर 45 मिनट के ज्यादा की भी हमारी फाइट है या अगर हम 45 मिनट से ज्यादा भी उस फाइट में फंसे रह जाएंगे तो फिर ये रोबोट सूट भी हमें नहीं बचा पाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करना कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो 45 मिनट के अंदर ही हमें अपने काम को खत्म करना होगा। उसके बाद तो शायद फिर हम उस सब केमिकल से नहीं बच पाएंगे। अनिका की इस बात को सारे ही ऑफिसर्स वहां पर बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। अब उसकी इस बात को सुनकर अब अर्जुन सिंह अनिका को कहता है, मैडम ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि हम सिर्फ उस केमिकल के सामने ही शायद हार मान सकते हैं, लेकिन अब तो हमारे पास उस केमिकल का भी तोड़ है, भले ही उसकी समय अवधि बस 45 मिनट की ही क्यों ना हो। और अभी हम सब भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस फाइट को 45 मिनट में ही खत्म कर दें। और फिर वो सभी अब अनिका की सूझबूझ के लिए उसे एक इम्प्रेसिव लुक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी इस बात को लेकर बड़े ही टेंशन में दिखाई दे रहे थे कि वो वैसे तो अपने दुश्मनों से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर यहाँ पर उन लोगों ने उस केमिकल को स्प्रेड कर दिया जो उन्होंने दिल्ली में भी देखा था और उन्होंने कर्नाटक में भी देखा था और पीछे कुछ वीडियोज में भी उन लोगों ने उस केमिकल को देखा था, तो फिर उनका क्या होगा। लेकिन अब उन्होंने उसका भी एक सॉल्यूशन अपने सामने देखकर अब उनके चेहरे पर एक स्माइल थी और इसलिए वो अब अनिका को उसके इस काम के लिए एक इम्प्रेसिव लुक दे देते हैं। अब उन सब को देखते हुए अनिका कहती है, आप सभी बस इस सूट को पहनकर जल्दी से रेडी हो जाइए, क्योंकि पता नहीं कब हमें इस फाइट में इन्वॉल्व होना पड़े। हो सकता है कि हमारे तैयार होने से पहले ही वो लोग अपनी चाल चल दें या वो किसी भी समय अपना काम शुरू कर सकते हैं, इसलिए हमें हर घड़ी पहले से ही तैयार रहना होगा। सो गाइज बी रेडी ये कहते हुए ही अब अनिका भूमिका और निखिल को अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है। भूमिका और निखिल भी अनिका के इस इशारे को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि अनिका इशारों में ही उन्हें रोहित के फ्लैट में आने के लिए कहती है। और अब अनिका अपने फ्लैट से बाहर निकलकर अब वो सीधा ही एलिवेटर के पास आ जाती है। इधर अभी तक दिल्ली स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ही लोग जो अभी वहां पर अनिका के फ्लैट में मौजूद थे वो अभी अपने लिए एक उसे रोबोट सूट को लेते हैं और वो उन्हें वहीं पर ही पहनने लगते हैं। इधर अनिका अब तक उस कमरे से निकलकर एलिवेटर के पास आकर अब वहां पर निखिल और भूमिका का ही वेट करने लगती है। अनिका के निकलने के कुछ देर बाद ही भूमिका और निखिल भी अब उस कमरे से निकल जाते हैं, क्योंकि वो अनिका के साथ नहीं निकले ताकि उन पर किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग रोहित के फ्लैट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब निखिल और भूमिका भी वहां से निकलने के बाद अब वो दोनों भी अनिका के पास एलिवेटर के पास चले जाते हैं और जैसे ही वो दोनों अब अनिका को ज्वाइन करते हैं तब वो तीनों ही मिलकर अब एलिवेटर के अंदर आकर अब वो 6th फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर रोहित मारवा यानी कि इस कॉलेज के न्यू HOD का फ्लैट था। कुछ ही देर में वहां पहुंचने के बाद जब अनिका वो रोहित के फ्लैट का दरवाजा खोलते हैं तो फिर वो तीनों ही अब जल्दी से फ्लैट के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो फ्लैट के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर चिराग और अब्दुल पहले से ही उन लोगों का वेट कर रहे थे, वो पहले से ही इस फ्लैट में मौजूद थे।
उन दोनों ने अनिका ने जब उन दोनों को यहाँ पर एडवांस आर्म और एम्यूनिशन में मंगा लिया था, तो वो सभी अब चीजें अब तक उन दोनों के वो दोनों ही यहाँ पर लेकर आ गए थे। अनिका ने अब दोनों से ही कहा कि जाओ जाकर तुम दोनों भी वो सूट पहन लो। पता नहीं क्यों मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि ये लोग फंक्शंस के खत्म होने का वेट नहीं करेंगे, वो शायद पहले ही कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर चलेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आलिशा किसी मुसीबत में है, क्योंकि अगर आलिशा यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची है तो जरूर उन्होंने अपना अटैक्स पहले से ही शुरू कर दिया है, वो अपनी शुरुआत कर चुके हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब भूमिका हैरान होती है और वो कहती है, अनिका हाँ शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रानी साहिबा को कोई जरूरी काम आ गया हो, इसलिए वो यहाँ पर इसे फाउंडेशन डे पर अभी नहीं पहुंच पाई हो, इसलिए वो अब तक ना आने का उनका यही रीजन हो। भूमिका की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रानी साहिबा अपने वसूलों की काफी पक्की है, क्योंकि आज के दिन के लिए तो वो अपने सारे काम छोड़ देती हैं, क्योंकि उसके पूर्वजों का यहाँ पर इस कॉलेज में बड़ा ही योगदान है, इसलिए वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि रानी आलिशा अच्छी तरह से जानती है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यहाँ के लोग बुरा मान जाएंगे और शायद ये उनकी इमेज के लिए ठीक ना हो। यहाँ अपार्टमेंट में अनिका और उसकी टीम पूरी तरह से ही अब अनिका के अपार्टमेंट में रेडी हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक राजमहल में राजीव गुलेरिया के साथ 3 लोग वहां पर आए हुए थे, जिनमें 2 औरतें थी और 1 आदमी था। वो अब सभी राजमहल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ राजीव और उसके एक साथी को छोड़कर उसके साथ आई हुई वो 2 औरतों ने अभी अपने चेहरे का मास्क हटा दिया था। उन्हें देखकर बड़ी रानी अब कहती है, तुम दोनों तो कॉलेज की प्रोफेसर हो ना, क्योंकि बड़ी रानी ने उन दोनों को अच्छी तरह से पहचान लिया था। और तुम यहाँ पर कॉलेज का फाउंडेशन डे छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो? क्या मतलब है यहाँ पर आने का? कहीं तुम भी तो इन दोनों की इन चाल में शामिल नहीं हो? बड़ी रानी की ये बात सुनकर अबे वो एक लड़की कहती है, शांत हो जाइए बड़ी रानी, हम तो बस यहाँ पर रानी साहिबा को कुछ दिखाना चाहते हैं। ये सुनते ही अब बड़ी रानी के भाई कहते हैं, कामिनी पहले रानी साहिबा को होश में तो ले आओ, उसके बाद ही शायद तुम कुछ दिखाना, फिर ही हम इन्हें दिखाएंगे कि कॉलेज में आए हुए इनके गेस्ट के साथ हमारे आदमी क्या कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये रानी साहिबा हमारे आगे अब कैसे नहीं झुकेगी, क्योंकि सबसे पहले तो हमें बस इस रानी साहिबा को ही अपने सामने झुकाना है। महेंद्र की ये बात सुनकर अब वहाँ पर कामिनी टेबल पर रखे हुए एक पानी के जग को उठाती है और फिर वो झटके से सारे के सारे ही पानी के जग को कविन आलिशा के चेहरे पर डाल देती है, जिससे कविन आलिशा की आंखें अब एकदम से खुलती है। तो अब उन्हें जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुलती है तो वो देखती है कि वो भी यहाँ पर पूरी तरह से रस्सियों से बंधी हुई थी, और उनके सामने जब उसकी नज़र प्रिंसेस लतिका और अपनी बड़ी रानी माँ पर गई तो उनका अब एकदम से ही खून खोल जाता है, और अब वो महेंद्र की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहती हैं कि महेंद्र बस एक बार आप मेरी हाथों को खोल दीजिए, उसके बाद तो फिर हम ये भी भूल जाएंगे कि आपका मेरी बड़ी रानी माँ के साथ क्या रिश्ता है, आप उनके भाई हैं। अगर मैंने भी तुम्हें तुम्हारी छठी का दूध याद ना दिला दिया तो फिर मेरा नाम भी आलिशा नहीं, बस एक बार मेरे हाथों को खोल कर तो देखो। कविन आलिशा की ये बात सुनकर इससे पहले कि महेंद्र कोई भी जवाब देता कि तभी सभी के कानों में ही अब एक AI वॉइस आती है, जो कि आरजी गुलेरिया की थी। आरजी गुलेरिया यहाँ पर कह रहा था कि हम आपके हाथ भी खोल देंगे, पहले आप तो दिखाइए कि लेकिन पहले आप देखिए तो सही कि वहाँ कॉलेज में आपके गेस्ट का क्या हाल हो रहा है। उनका वेलकम में मेरे भेजे हुए खास लोग कैसे कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी की हुई मेहमान नवाजी में कोई भी कमी दिखाई नहीं देगी। आपको हमारी मेहमान नवाजी जरूर पसंद आएगी, बिल्कुल आपकी ही तरह एकदम रॉयल स्टाइल में, क्योंकि आपको रॉयल चीजें ज्यादा ही पसंद होंगी ना, क्योंकि आप एक रॉयल रानी जो हैं। राजीव गुलेरिया अब मनीषा गुलेरिया को एक इशारा करते हुए कहता है कि सामने की LCD स्क्रीन को ऑन कर दो, ताकि हमारी रानी साहिबा बड़े ही आराम से उन्हें देख सके, उन्हें देखने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। रानी साहिबा को भी तो पता चलना चाहिए कि इनके खास गेस्ट कैसे हैं और वहाँ पर कैसे फंक्शन हो रहा है, इनको भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि वो कॉलेज तो इन्हीं का है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब मनीषा गुलेरिया राजमहल के हॉल में लगे हुए LCD स्क्रीन को ऑन करने लगती है। कुछ ही देर में जब वो स्क्रीन ऑन हो जाती है तो अब सामने का नजारा देखकर तो
कवि नालिशा एकदम ही गुस्से से कहती है कि तुमने वहाँ हमारे गेस्ट को होस्टेज बना दिया है। हाउ डेयर यू मिस्टर आरजी, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए, वरना हम इस बात का भी लिहाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप हमारे पिता की एज के हैं, क्योंकि आप दिखने में तो हमारे पिता की एज के हैं, और जब हम अपनी बड़ी माँ के भाई के ऊपर ही लिहाज नहीं करने वाले हैं तो फिर तो तुम भी ये मत सोचना कि हम फिर तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी रहम करेंगे। कवि नालिशा की ये धमकी सुनकर अब राजीव उसे एक इम्प्रेसिव लुक देता है, क्योंकि कवि नालिशा के खुद के हाथ बंधे होने के बाद भी वो ऐसी धमकियां दे रही थी जिससे सच में राजीव गुलेरिया उसकी धमकियों से इम्प्रेस होता है। और वो अब कहता है कि तुम्हारी खुद की तुम जिंदा रहोगी या नहीं इसका तो अभी कोई भरोसा ही नहीं है, और तुम हमें धमकियां देने चली हो, और तुम्हें दूसरे की जिंदगी की इतनी चिंता हो रही है। खैर छोड़ो ये सभी बातें, तो आप बस मुझे राजमहल का होल्ड दे दीजिए, उसके बाद फिर देखना, क्योंकि अगर आप मुझे राजमहल का होल्ड दे देगी तो शायद मैं तुम्हारी जान को बकस भी दूं, मैं ये सब कुछ बंद करवा दूंगा। अरे मुझे भी ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे तो बस तुम्हें झुकाना है और इस राजमहल का सारा होल्ड अपने हाथों में चाहिए है। अगर तुम खुश राजी होकर इस काम को कर देती हो तो फिर मेरा भी काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से राजमहल के वीआईपी गेस्ट को इस तरह से बंधक बनाना। अब वो अपने कोट से कुछ पेपर्स को निकाल कर अब राजीव गुलेरिया उसे अपने आदमी को दे देता है और कहता है कि तुम इन पेपर्स को कवि नालिशा के पास ले जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि रानी साहिबा अब हमें जरूर कोऑपरेट करेगी और वो इन पेपर्स पर अच्छे से साइन कर देगी। उसके बाद तो ये पूरा का पूरा राजमहल और ये गद्दी सब कुछ मेरा ही होगा। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब वो शख्स जिसे राजीव गुलेरिया ने अपने पेपर पकड़ाए थे वो अब कवि नालिशा के पास आ जाता है और अब उन पेपर्स को एक पेन को उनके सामने रख कर कहता है साइन करो इनके ऊपर। अब ये सुनते ही तो कवि नालिशा ने अब अपने एक पैर से उस शख्स को दोनों ही टांगों के बीच एक लात मारी, जिससे वो आदमी थोड़ा सा दूर जाकर गिरा, और फिर वो अब वहां पर गिरा चिल्लाने लगा था, क्योंकि उसने उसको लात ही ऐसी जगह पर मारी थी। आलिशा की ये हरकत देखकर अब राजीव गुलेरिया कवि नालिशा के पास गुस्से से आता है और अब वो उसे जोर से एक थप्पड़ मार देता है, और अब वो उसको थप्पड़ मारते हुए मनीषा गुलेरिया से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी, जरूरत पड़े तो इसकी हड्डियों को भी तोड़ दो, मुझे इन पेपर्स पर इनके सिग्नेचर हर हाल में चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनते ही अब मनीषा गुलेरिया ने कहा कि ओके आरजे, आपका काम हो जाएगा, मैं भी तो देखूं आखिर इसके अंदर कितनी अकड़ है। यहाँ जैसे ही कवि नालिशा ने ये उसने ये शब्द सुने तो उनके दिमाग में बस अब एक ही बात आई, और उसने अब तुरंत कह ही दिया क्या आप आरजी हैं? मेरा मतलब है कि क्या आप ही वही आरजी हैं जिसने मिसेज अंजलि मल्होत्रा जानती हैं और जो उस दिन वहाँ रेस्टोरेंट में उनसे मिलने के लिए भी आया था। इससे पहले कि कवि नालिशा राजीव गुलेरिया को अंजलि मामी के एक्स कहती, उनकी नजर अभी लतिका पर गई। खुद को कंट्रोल करते हुए अब आलिशा ने कहा कि क्या आप मिसेज अंजलि मल्होत्रा के फ्रेंड हैं क्या? कवि नालिशा की अब ये सारी ही बातें सुनकर अब राजीव गुलेरिया एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि ये उनके बारे में कैसे जानती है। तो वहीं महेंद्र जानता था कि आलिशा ने अभी जो नाम लिया था उससे राजीव गुलेरिया एकदम से ही अपने काम से शायद डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि अंजलि का नाम आते ही तो राजीव गुलेरिया अपने अच्छे से अच्छे काम को भूल जाता है। इससे पहले कि महेंद्र अभी कुछ भी कहते कि तभी सबके कानों में अब प्रिंसेस लतिका की आवाज आती है, जो कि कह रही थी कि नहीं मामा, ये वो नहीं हो सकता है, बड़ी मामी तो बहुत ही स्वीट हैं, अरे वो कितनी भोली भाली हैं, और ये तो एक बैड अंकल हैं, तो ना तो ये उनके एक्स हो सकते हैं मम्मा, और ना ही ये उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि इनमें और बड़ी मामी में तो जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखा नहीं बड़ी मामी कितनी स्वीट है, अरे वो तो दिखने से ही कितनी प्यारी लगती है, बड़ी मामी इनको बिल्कुल भी नहीं जानती होंगी, आपने भी पता नहीं किन के साथ इनका कंपैरिजन कर लिया। यहाँ अंदर ये बातें हो ही रही थी तो वहीं अब तक करण गुलेरिया, आकाश गुलेरिया और मयूर के साथ महल में आ गए थे।
अब वो भी यहाँ पर आने के बाद अब वो जल्दी से कैलाश अधिकारी के पास आ गए और वो अब उससे पूछते हैं कि क्या अपडेट है यहाँ अंदर की। करण गुलेरिया की इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं कि रानी साहिबा को अंदर कैद किया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि रानी आलिशा उनके कब्जे में है। यहाँ बाहर उनके आदमी पूरे ही पैलेस को घेर कर रखे हुए हैं और उनकी सेफ्टी के लिए अभी हम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ करण गुलेरिया अब कैलाश अधिकारी से बातें कर ही रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ी की डिग्गी को खोलकर तीनों ही बच्चे अब बिना किसी आवाज के बाहर आ गए थे, क्योंकि जब वो उन्हें लगता है कि गाड़ी अब रुक गई है तो वो समझ जाते हैं कि वो अब राजमहल में पहुंच चुके हैं। इसलिए अभी समय देखकर अब वो भी गाड़ी की डिग्गी से निकल जाते हैं। तीनों ही बच्चे बिना ही कोई आवाज किए बाहर निकल गए थे। यहाँ रिया अब अलेक्जेंडर से कहती है, बाकी सब तो ठीक है भाई, लेकिन तुमने हमें ये ब्लैक ड्रेस और ये मास्क पहनने के लिए क्यों कहा है? कहीं डैड हमारी इंस्पिरेशन तो नहीं है ना? याद है जब हम लंदन में बड़ी मौसी के पैलेस में थे तो और जब डैड हमसे मिले थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कपड़े और मास्क पहना हुआ था। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर रिया की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, तुम सही कह रही हो रिया, लेकिन मुझे ये आइडिया अपने बड़ी से आया है, वो अक्सर ऐसे ही रहते हैं। अब जल्दी चलो क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इससे पहले कि मामू और नानू की नजर हम पर पड़े। हमें राजमहल के अंदर सीक्रेट रास्ते से जाना होगा जो मुझे बड़ी ने ही बताया हुआ है। और हाँ रिया, वहाँ अंदर जाने के बाद प्रिंसेस लतिका को देखकर तुम कोई एक्साइटेड होकर कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिसका खामियाजा हमारे साथ साथ उनको भी भुगतना पड़े। तुम्हें अपने ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल करना होगा, कहीं तुम्हारी वजह से हमारा प्लान फ्लॉप ना हो जाए। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब रिया ने कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह से समझा रहे हो, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है और क्या नहीं। क्या आप चले अंदर? रिया की ये बात सुनकर अब वो भी दोनों भाई अब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब वो जल्दी से अब रिया की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर फिर से कहता है, हमें उस रास्ते से चलना है। अब वो अपने हाथ को एक रास्ते की तरफ पॉइंट करता है और उस रास्ते को बताता है और फिर वो तीनों ही अब सबसे छुपते छुपाते हुए उस सीक्रेट रास्ते से अब राजमहल के अंदर जाने लगते हैं। अब तक वो तीनों ही राजमहल के अंदर आ जाते हैं और वो तीनों अब एक रूम में आकर देखते हैं। उसके बाद अब आर्यन कहता है, ये किसका रूम है? इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है कि होगा किसी का। अब चलो जल्दी यहाँ से, मुझे भी क्या पता ये किसका रूम है, मैं यहाँ पर थोड़ी ना रहता हूँ। और फिर अलेक्जेंडर उस रूम का दरवाजे को धीरे से खोल देता है और फिर वो तीनों ही अब धीरे धीरे से रेलिंग के पास आकर देखते हैं कि वहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो ऊपर से ही नीचे की सिचुएशन के बारे में देखने के लिए ऊपर से देखते हैं कि तभी रिया की नजर अब वहां पर कामिनी और मोनिशा गुलेरिया पर जाती है तो वो बस फटी हुई आंखों से ही उन दोनों को ही देखती है कि तभी उसकी नजर अब वहां पर नीचे पड़े हुए एक शख्स पर जाती है जो कि उठ रहा था कि तभी उसका मास्क एकदम से ही नीचे गिर जाता है। वो इसे देखकर तो रिया कहती है, अलेक्जेंडर तुम उस बूढ़े अंकल को देख रहे हो क्या? रिया की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? ये सुनते ही अब रिया कहती है कि तुम दोनों जल्दी से बस किचन में जाओ और गर्म पानी लेकर आओ। याद रहे पानी बहुत ही गर्म होना चाहिए ताकि इन लोगों के बचने की कोई भी गुंजाइश ना हो। रिया की इस बात को आर्यन अच्छी तरह से समझ रहा था कि उसकी बहन ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर अब रिया को हैरानी से देखते हुए कहता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम गर्म पानी का क्या करने वाली हो? पहले तुम्हें अपने बारे में, अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताना होगा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अपने भाई के सवाल पर अब रिया कहती है, तुम जानते हो ये वही बैड बूढ़े हैं जिन्होंने आर्यन को मोम से दूर किया था और फिर इसे एक गड्ढे में गाड़ दिया था, क्योंकि मुझे पूरी तरह से पता है ये वही लोग हैं। अगर मेरी सोच गलत नहीं है तो इसने तुम्हें भी हर्ट करने की पक्का कोशिश की होगी, क्योंकि अगर वो आर्यन को गड्ढे में गाड़ सकते हैं तो तुम भी तो उस समय छोटे ही थे, तो शायद ये वही होंगे जिसने तुम्हें भी चुराया होगा। मुझे इससे रिवेंज चाहिए, मुझे अपने भाइयों का बदला इससे चाहिए है। ये वही बूढ़े अंकल हैं, अपनी मम्मा का और अपने भाइयों का। और हाँ, मैं भी इन दिनों औरतों को भी नहीं, और मैं इन दोनों औरतों को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी मम्मा को बहुत ही परेशान किया इन्होंने।
क्योंकि जितना मैं जानती हूँ इन्होंने मम्मा को भी परेशान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी इन दोनों ने अब तक। अब तुम दोनों मुझे बताओ, क्या तुम दोनों इस काम में मेरा साथ दोगे? क्योंकि मुझे अब अपना रिवेंज चाहिए है, जो इन्होंने मम्मा के साथ और तुम दोनों के साथ किया है उसका रिवेंज। अपनी बहन की ये बात सुनकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही एक साथ अब कहते हैं, हम मम्मा का बदला जरूर लेंगे रिया, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब की बार हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर तीनों ही भाई बहन समझ जाते हैं कि तीनों को क्या करना है। रिया अच्छी तरह से जानती थी कि अगर कोई है जो उससे भी ज्यादा राजमहल के बारे में जानता है तो वो है उसका भाई अलेक्जेंडर, क्योंकि अलेक्जेंडर को इस राज के महल के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए अब वो यहाँ से डायरेक्ट किचन में जा सकता था। यहाँ आर्यन अब तक एक एक करके सभी के लोकेशन को नोटिस कर रहा था कि कभी नालिशा कहाँ पर है और उसके कितने स्टेप आगे बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका खड़ी हुई हैं। रिया आर्यन से कहती है कि तुम कर लोगे ना, मैं मेन स्विच ऑफ करने जा रही हूँ, लेकिन आर्यन ध्यान रहे तुम्हें अब जो भी कुछ करना होगा बड़ी ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वहां पर लतिका, उसकी मम्मा और बड़ी रानी वहीं पर ही मौजूद है। उन तीनों को किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। और हाँ, तुम्हें अलेक्जेंडर ने बता दिया है ना कि तुम उन्हें कहाँ लेकर जाओगे। रिया की ये बात सुनकर अब आर्यन कहता है, रिया तुम इसकी टेंशन मत लो, वो देखो अलेक्जेंडर किचन के पास खड़ा है और मैंने स्टेप भी अच्छी तरह से काउंट कर लिए हैं कि कितनी स्टेप आगे बढ़ना है और कितनी नहीं। तुम अब जाओ और जाकर अपना काम करो। आर्यन की ये बात सुनकर अब रिया उसे थम्स अप का साइन कर देती है, क्योंकि रिया जहाँ यहाँ पर पावर ऑफ करने वाली थी तो आर्यन वहां पर पहुंचने वाला था और अलेक्जेंडर अभी पानी गर्म कर रहा था, इसलिए रिया अब उस मेन स्विच को ऑफ करने के लिए वहां पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज में सब कुछ अचानक से शांत हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो शोर शराबा सुबह से ही नजर आ रहा था वो अब एकदम से बिल्कुल ही शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक यहाँ पर कुछ हो गया हो। वहाँ रोहित और अनिका के फ्लैट में ये खामोशी देखकर सभी एकदम से ही हैरान हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। भूमिका अब अनिका से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिसका डर था वही हो गया हो, क्योंकि अनिका तुम ही देखो ना कि अब तक तो कॉलेज के फंक्शन की कितनी ही आवाजें हमें अब तक सुनाई दे रही थी, लेकिन अब सडनली अब वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन लोगों ने कहीं अपना पहला वार तो नहीं कर दिया हो, क्योंकि जब तक हम शायद यहाँ पर आए हो ना हो शायद उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे कि सब कुछ एकदम से ही शांत हो गया। भूमिका की ये बात सुनकर अब अनिका भी निखिल से कहती है कि सारे ही कैमरों को हैक करो, हमें पहले देखना होगा कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि जब तक हमें बाहर के माहौल के बारे में पता नहीं होता तब तक हम अपनी कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते और हम बाहर नहीं जा सकते। हमें पहले अपने दुश्मनों के प्लान के बारे में अब जानना होगा। अगर भूमिका की बात सही है तो जरूर वो हमें दिखाई देंगे। अनिका की ये बात सुनकर अब निखिल अपने टैब को अपने हाथों में लेकर उसमें कुछ टाइप करने लगता है। कुछ ही देर के बाद अब निखिल उन सारे के सारे कैमरास को अब हैक कर लेता है और अब वो कॉलेज को देखकर एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि सारे ही कैमरों को हैक करने के बाद जब वो कॉलेज में देखता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है तो उसकी हैरानी का कोई भी सीमा नहीं थी। वो हड़बड़ाता हुआ अनिका से कहता है, मैडम उन लोगों ने तो सभी को ही होस्टेज बना लिया है, ये देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। निखिल की ये बात सुनकर अब अनिका जल्दी से अब उसके हाथ से उसे टैब को ले लेती है और अब वो खुद वहां को देखने लगती है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। अनिका बड़े ही ध्यान से अपने दुश्मनों को देख रही थी और वो अब ये भी देख रही थी कि कौन कहाँ खड़ा है और कितनी दूरी पर खड़ा है और किसके सिर पर बंदूक रखा हुआ है उन लोगों ने। अनिका अब तक जल्दी से एक पेपर और पेन लेती है और फिर वो अपने दुश्मन की लोकेशन को उस पेपर पर मार्क करने लगती है। अनिका एक इंसान को उसके हर एक पॉइंट को अब यहाँ पर नोटिस कर रही थी और वो इस बार दुश्मनों को भागने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने बड़ी ही सावधानी से अब अपना प्लान ऐसे बना लिया था ताकि कोई भी उनमें से बच ना पाए। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा दोनों ही अभी भी गाड़ी में बैठकर यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम कोई एक्शन ले या फिर अनिका के एक्शन का ही वेट करें, क्योंकि एंट्रेंस से लेकर पूरे ही कॉलेज में दुश्मनों के आदमी थे। अंदर और बाहर ऐसा लग रहा था कि पूरे ही कॉलेज को घेर लिया गया हो। वो दोनों बस अभी अपनी गाड़ी में बैठकर यही सब प्लान कर रहे थे।
कि क्या उन्हें जाकर अब इस कॉलेज में जिन लोगों को उन्होंने होस्टेज बनाया है उन्हें छुड़ा लेना चाहिए या फिर हमें अनिका के किसी एक्शन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जरूर अनिका ने भी कॉलेज के लिए कोई ना कोई तो प्लान बनाया ही होगा। एक तरफ राजमहल और दूसरी तरफ ये कॉलेज देखकर अब ऐसा लग रहा था कि दुश्मन इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हों, क्योंकि इस बार वो रानी साहिबा को झुका कर ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना प्लान पूरा का पूरा इस बार रानी साहिबा को झुकाने के लिए अच्छी तरह से बनाया हुआ था। क्योंकि एक तरफ जहां पर रानी साहिबा, प्रिंसेस लतिका और बड़ी रानी माँ, वो दोनों ये तीनों के तीनों राजमहल में अब बंधक बन चुके थे, तो वहीं कॉलेज में हो रहे इस फाउंडेशन डे में जितने भी VIP गेस्ट राजमहल के आए हुए थे वो सभी अब तक उन्हें भी होस्टेज बना लिया गया था।